नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हर दिन देखते हैं वैसे ही प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों की संख्या कुल होगी 5 और इन 5 प्रश्नों को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। और सेशन के अंत में आपके लिए मैं अभ्यास प्रश्न भी एक छोड़ के जाऊंगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मार्च के आज के इस सेशन को। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको मैं इसका PDF अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आपको PDF मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, जैसा कि हर दिन करते हैं। 9 जनवरी को डोम्बारी बुरू की घटना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 110 वर्ष, 115 वर्ष, 120 वर्ष या 125 वर्ष? दोस्तों आपको बता दें कि 9 जनवरी 2025 को ये 125 वर्ष हो गए हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि यहीं से भगवान बिरसा मुंडा ने आगाज़ की थी क्रांति की अंग्रेज़ों के खिलाफ। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। 9 जनवरी 2025 को डोम्बारी बुरू की इस घटना के 125 वर्ष हो गए हैं। मुरहू प्रखंड में है, खूंटी जिले में। और भगवान बिरसा मुंडा और उनके लोगों के बलिदान का कर्मभूमि है ये, और यहीं से अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की आगाज़ की गई थी भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। यहाँ पे सैकड़ों आदिवासी अंग्रेज़ों को गोली से अंग्रेज़ों ने मार दिया था और ये एक श्रद्धांजलि स्थल के तौर पर अब इस स्थल को जाना जाता है। आपको बता दें कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और डोम्बारी बुरू के पास साइल रकब नामक स्थित है, जहाँ एक स्तूप है जहाँ जाकर लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ाई की शुरुआत की थी और उस समय शहीद हो गए थे। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला कोल वाशरी जिसका कोयला मंत्रालय ने मोनेटाइजेशन कर दिया है। केडला कोल वाशरी, काथारा कोल वाशरी, रजरप्पा कोल वाशरी या दुग्धा कोल वाशरी? दोस्तों ये है ऑप्शन डी, दुग्धा कोल वाशरी। इसका मोनेटाइजेशन कर दिया गया है और एशिया का सबसे बड़ा ये कोल वाशरी के तौर पर इसे जाना जाता है। काफ़ी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी और कोयला मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के मार्गदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है BCCL ने 2 MTPA दुग्धा कोल वाशरी का मुद्रीकरण कर दिया है, यानी मोनेटाइजेशन कर दिया है। कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया है या आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस पर काम किया जाएगा। 19 मार्च को ये मोनेटाइजेशन किया गया है। भारत में कोल वाशरी का यह पहला ऐसा मुद्रीकरण का केस है और यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी भी कोल वाशरी का मोनेटाइजेशन नहीं किया गया है। वैसे आपको बता दें ये जो दुग्धा कोल वाशरी है ये बोकारो ज़िले में स्थित है। और ये भी याद रखिए, चूँकि काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी करंट का है और स्टैटिक GK के तौर पर आप इस प्रश्न को आप ले सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी के तौर पर इसे जाना जाता है। वैसे इसके लक्ष्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो इसके दक्षता को बढ़ाना, साथ में जो वेस्टेज है उसको कम करना और कोयला क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के मूल्य को अधिकतम करना इसका उद्देश्य है। आमतौर में मौद्रीकरण का अर्थ दोस्तों साधारण भाषा में आपको समझाएं तो जैसे हाईवे बनता है, हाईवे के बाद इस पर जो टोल टैक्स वसूला जाता है उससे सरकार को और जो भी प्राइवेटाइजेशन का मालिक है उसको काफ़ी लाभ होता है। उसी तरह का कार्य यहाँ भी किया जाएगा, जिससे न केवल सरकार को लाभ होगा, इसके अलावा विदेशी मुद्रा का बचत होगा, कुकिंग कोल का जो आयात किया जाता है उस पर निर्भरता कम होगा। ऐसा बहुत सारा लाभ होने जा रहा है कोल विभाग को।
प्रश्न नंबर 2 है टाटा जूलॉजिकल पार्क ने 2 रॉयल बंगाल टाइगर के बदले गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर को निम्नलिखित में से क्या दिया है? मंकी, पैरट्स, टाइगर या स्पैरो? दोस्तों, नागपुर से जो 2 बंगाल टाइगर लेके आया गया है, जिसमें से एक मेल एक फीमेल है, नर और मादा, उसके एक्सचेंज के रूप में टाटा जूलॉजिकल पार्क ने एक जोड़ी पैरट्स दिया है नागपुर के इस चिड़ियाघर को, जो कि एक अफ्रीकन ग्रे पैरट्स है। आपको बता दें कि टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क यानी टाटा स्टील वन्यजीव उद्यान, जो कि जमशेदपुर में स्थित है, नागपुर से यहाँ पर 2 रॉयल बंगाल टाइगर का आगमन हुआ है, यानी इसे लाया गया है एक्सचेंज ऑफर के तौर पर, यानी एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर। और 13 मार्च 2025 को दोनों रॉयल बंगाल टाइगर टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में पहुँच गए हैं। और ये दोनों चिड़ियाघरों के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया गया है। और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क और नागपुर का जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है, इन दोनों के बीच ये एक्सचेंज प्रोग्राम किया गया था। और ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम किया गया है, आपको बता दें कि दोनों जो बंगाल टाइगर हैं या फिर ये ग्रे पैरट्स हैं, इसके संरक्षण के लिए किया गया है। और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में आदान प्रदान के कार्यक्रम के तहत 2 बाघ के बदले गोरेगांव चिड़ियाघर को, जैसा कि मैंने बताया, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स का एक जोड़ी यानी 2 पैरट्स वापस किया गया है। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यानी संरक्षण के उद्देश्य से ये पशुओं का आदान प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है प्रोफेसर अंजलि गुप्ता ने किस विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के रूप में 18 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण कर लिया? कोल्हान विश्वविद्यालय, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या सिद्धू कानू विश्वविद्यालय? दोस्तों, अब तक वो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति थी, अब कोल्हान विश्वविद्यालय की वो कुलपति बन गई है। और कोल्हान विश्वविद्यालय की दूसरी महिला कुलपति के तौर पर वो अब जानी जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। प्रोफेसर अंजलि गुप्ता, जो कि अभी तक जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति थी, अब कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पर जानी जाएगी। और उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है 18 मार्च 2025 को। और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की ये कुलपति रही है। विश्वविद्यालय की दूसरी महिला कुलपति है, यानी ये कोल्हान विश्वविद्यालय की दूसरी महिला कुलपति है। इससे पहले पहली जो कुलपति थी, महिला कुलपति कोल्हान विश्वविद्यालय की, वो डॉक्टर शुक्ला महंती थी। वैसे आपको पता होगा कोल्हान विश्वविद्यालय, जो कि कोल्हान प्रमंडल में है, और 13 अगस्त 2009 को इसकी स्थापना की गई थी। रांची विश्वविद्यालय से अलग करके इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कोल्हान प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है चाईबासा, वहीं पे इस विश्वविद्यालय का भी हेडक्वार्टर है। प्रश्न नंबर 4 है जस्टिस नवनीत कुमार ने 19 मार्च के सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी रह गई है? 7, 9, 15 या 21? दोस्तों, आपको बता दें कि अब झारखंड हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो 15 रह गई है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें कि जस्टिस नवनीत कुमार, जो कि सिटिंग जज थे, वो रिटायर हो गए हैं। और उनके रिटायरमेंट के बाद अब झारखंड में जो जजों की कुल संख्या है वो 15 रह गई है। और वर्तमान में जो कुल स्वीकृत पद हैं 25 है। 25 में केवल 15 जजेस ही अभी झारखंड में हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में 3 जजेस रिटायर कर गए हैं झारखंड हाई कोर्ट से। और झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस 19 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी 19 मार्च को उनका जज के रूप में झारखंड हाई कोर्ट में अंतिम दिन था। जस्टिस नवनीत 8 अक्टूबर 2021 को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अपना सेवा देना शुरू किया था, यानी उन्हें नियुक्त किया गया था 8 अक्टूबर को। वैसे आपको बता दें कि झारखंड का जब गठन हुआ था, झारखंड हाई कोर्ट का उसी समय गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। उस समय जो कुल मुख्य न्यायाधीश सहित तो जो जजों की संख्या थी वो 8 थी, जिसमें से 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। इस तरह 8 कुल स्वीकृत पद थे। अब इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है,
यानी 25 स्वीकृत पदों में अभी वर्तमान में अब झारखंड में केवल 15 जजेज ही बच गए हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, स्टे विद इंडस नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो हाल ही में चर्चा में रहा? सुदेश महतो, निशांत चौबे, सरोज सिंह या रविंद्रनाथ महतो? दोस्तों ये निशांत चौबे इसके लेखक हैं, चर्चा में है। इसका अभी विमोचन या लोकार्पण कह सकते हैं नहीं हुआ है, बहुत जल्द इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। और निशांत चौबे स्टे विद इंडस के लेखक हैं। आपको बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, यानी जिसे हिंदी में खानसामा कहते हैं, जो बड़े बड़े होटलों में शेफ़ होते हैं वे हैं ये। और यह पुस्तक भारत में खान पान और विभिन्न व्यंजनों के विकास पर केंद्रित है। और शेफ़ निशांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छा पुरस्कार माने जाने वाला मिशेलिन स्टार पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वैश्विक स्तर पर किसी भी शेफ़ के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसके अलावा आईफा अवार्ड का जो हाल में आयोजन किया गया था उसके मेनू क्यूरेटर भी थे निशांत चौबे। चलिए दोस्तों, अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न दे देता हूं, जिसका जवाब उम्मीद करता हूं आप कमेंट में कर देंगे। और नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे हर दिन की तरह। प्रश्न है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को किस जिले में झारखंड सरकार की ओर से आवासीय भूखंड उपलब्ध कराया जा रहा है? यानी जो रेसिडेंशियल प्लॉट है वह उपलब्ध कराया गया है। ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी खूंटी या ऑप्शन डी गुमला। यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और इसका जवाब भी आप कमेंट में जरूर देंगे। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।